Hello guys, welcome to Shamir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 22 of 9th class हिंदी हिंदी साहित्य का इतिहास. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 22 हिंदी साहित्य का इतिहास का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है. हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक है संकलित. ठीक है. इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हिंदी साहित्य के इतिहास पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए उसके काल विभाजन का सामान्य परिचय दीजिए. इसका आंसर देखते हैं. प्रत्येक वस्तु का इतिहास होता है. ठीक है. प्रत्येक वस्तु का इतिहास होता है. इसी प्रकार हिंदी साहित्य का भी अपना इतिहास है. हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में प्रमुखतः गार्हस्थ्यतासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर भगीरथ प्रसाद, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जैसे अनेक विद्वानों ने अपना सहयोग प्रदान किया. ठीक है. जैसे अनेक विद्वानों ने अपना सहयोग प्रदान किया है. हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पहले से प्रारंभ होता है. ठीक है. हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पहले से प्रारंभ होता है. काल विभाजन की दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है. ठीक है. यह विभाजन उस काल की समय सीमा में मिलने वाले साहित्य की विशेषताओं पर आधारित है. ठीक है. काल विभाजन के नामकरण का मुख्य आधार उस काल की प्रवृत्तियाँ, परिस्थितियाँ और उस काल की विशेषताओं को बनाया गया है. ठीक है. इस आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार है. ठीक है. अब हम इसके काल विभाजन के प्रकार देख लेते हैं. ठीक है. आदिकाल वीरगाथा का संवत 1050 से 1375 तक. ठीक है. मध्यकाल संवत 1375 से 1900 तक. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं पूर्व मध्यकाल. पूर्व मध्यकाल संवत 1375 से 1700 तक. उत्तर मध्यकाल. उत्तर मध्यकाल को काल बोल सकते हैं. इस संवत 1700 से 1900 तक. ठीक है. आधुनिक काल. आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. आदिकाल के नामकरण और इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए. ठीक है. इसका आंसर देखते हैं. आदिकाल वीरगाथा काल. आदिकाल का नामकरण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विशेषताओं के आधार पर किया है. ठीक है. आदिकाल का नामकरण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विशेषताओं के आधार पर किया है. आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय संवत 1050 से 1300 तक अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर अमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना है. ठीक है. आदिकाल में तत्कालीन परिस्थितियों अनुसार साहित्य सर्जन तथा जिसे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में स्पष्ट देखा जा सकता है. ठीक है. प्रारंभिक काल में स्पष्ट देखा जा सकता है. आदिकाल को चारण काल भी कहा गया है. ठीक है. आदिकाल को चारण काल भी कहा गया है. यह इसलिए कि आदिकाल की समय सीमा में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, उसकी मृत्यु के पश्चात विदेशी आक्रमणकारियों विशेषकर यवनों के आक्रमणों के चारों ओर अशांति और अराजकता की स्थिति निर्मित थी. अतः कवि एक ओर तलवार के गीत गा रहे थे तो दूसरी ओर आध्यात्मिकता की बात भी कर रहे थे. ठीक है. आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा गया है. ठीक है. आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा गया है. यह इसलिए कि इस काल में वीरता लोक जीवन श्रृंगार के प्रमुख काव्य के विषय थे. ठीक है. इस काल में वीरता लोक जीवन श्रृंगार के प्रमुख काव्य विषय थे. आदिकाल साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं. ठीक है. अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं. आदिकाल की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है.
आदिकाल साहित्य में युद्ध वर्णन में सजीवता और अधिकता है। ठीक है, आदिकाल साहित्य में युद्ध वर्णन में सजीवता और अधिकता है। आदिकालीन साहित्य में रासो काव्य परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ है। रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत के एक छंद रासक को माना है। बाद में अपभ्रंश में भी रास या रासा छंद का वर्णन मिलता है। ठीक है, बाद में अपभ्रंश में भी रास या रासा छंद का वर्णन मिलता है। ठीक है, राजाओं के शौर्य और पराक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। ठीक है, राजाओं के शौर्य और पराक्रम का अतिशयोक्ति वर्णन किया गया है। वीर और श्रृंगारस के साथ शांत करुण विभत्स आदि रस युक्त रचनाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, वीर और श्रृंगार रस के साथ शांत करुणा विभत्स आदि रस युक्त रचनाओं का वर्णन किया गया है। 5th पॉइंट देते हैं, अलंकारों का स्वाभाविक समावेश इस युग के साहित्य में मिलता है। अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि की प्रधानता रही है। ठीक है, अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि की प्रधानता रही है। ठीक है, इसकी प्रमुख रचना है इस प्रकार है, स्वयंभू, पौम चरित, पुष्पदंत, जस हरिचर्यु, मुनि शलिभद्र बुद्धिरास, जिन धर्मसूरी श्रीभद्रास, नरपति नाल्ह, विशल देवराशो, जगनिक परमाल राशो, दलपति विजय खुमान राशो, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज राशो। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निर्गुण भक्ति काव्यधारा का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, निर्गुण भक्ति काव्यधारा का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर देखते हैं। निर्गुण भक्ति काव्यधारा के कवियों ने निराकार ब्रह्मा के उपासना पर जोर दिया। उन्होंने योग साधना और ब्रह्मा ज्ञान को प्रधानता दी। ठीक है, उन्होंने योग साधना और ब्रह्मा ज्ञान को प्रधानता दी। इसे अपनी अपनी रचनाओं के द्वारा चित्रित किया। ठीक है, इसे अपनी रचनाओं के द्वारा चित्रित किया। धार्मिक उन्माद और आडंबर का विरोध कर उन्होंने मन की पवित्रता, सदाचार और समता पर बल दिया। ठीक है, निर्गुण धारा की 2 शाखाएं हैं। ठीक है, इसकी 2 शाखाएं का नंबर पे दिया गया, ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा। ठीक है, अब हम देखते हैं ज्ञानाश्री शाखा। ठीक है, अब हम ज्ञानाश्री शाखा देखते हैं। इस शाखा के सभी कवि संत साधु कहलाए। ठीक है, इस शाखा के सभी कवि संत साधु कहलाए। उन सभी ने ज्ञान की चर्चा की। ठीक है, उन सभी ने ज्ञान की चर्चा की। संतों ने जाति पाति को तिलांजित देकर सबके लिए भक्ति का मार्ग खोल दिया। ठीक है, सबके लिए भक्ति का मार्ग खोल दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ज्ञानाश्री शाखा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, नाम की उपासना पर अधिक जोर दिया गया है। ठीक है, नाम की उपासना पर अधिक जोर दिया गया है। गुरु को भगवान से भी अधिक बढ़कर बताया गया है। ठीक है, इसमें गुरु को भगवान से भी अधिक बढ़कर बताया गया है। आडंबरों का खंडन किया गया है। ठीक है, इसमें आडंबरों का खंडन किया गया है। सदाचार और साधना को महत्व दिया गया है। ठीक है, इसमें सदाचार और साधना को महत्व दिया गया है। जाति पाति के बंधन का विरोध किया गया है। ठीक है, जाति पाति के बंधन का विरोध किया गया है। भाषा साहित्यिक न होकर सदुकड़ी थी। ठीक है, इनकी भाषा साहित्यिक न होकर सदुकड़ी थी। ठीक है, प्रमुख कवि शाखा के प्रमुख कवि कबीर, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास और मलुकदास आदि है। ठीक है, अब हम ख नंबर पर देख लेते हैं प्रेमाश्री शाखा। ठीक है, अब हम प्रेमाश्री शाखा देख लेते हैं।
सूफी शब्द की उत्पत्ति सोफिया अथवा सफा शब्द से मानी जाती है। ठीक है, सूफी शब्द की उत्पत्ति सोफिया अथवा सफा शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है क्रमशः ज्ञान अथवा शुद्ध एवं पवित्र। ठीक है, जिसका अर्थ है ज्ञान अथवा शुद्ध एवं पवित्र। एक अन्य मत के अनुसार सूफी शब्द का संबंध सूप से है। ठीक है, एक अन्य मत के अनुसार सूफी शब्द का संबंध सूप से है, जिसका अर्थ सूफी लोग सफ़ेद ऊन से बने हुए चोंगे पहनते हैं। ठीक है, उनका आचरण शुद्ध होता है। ठीक है, उनका आचरण शुद्ध होता है। प्रेमाश्री शाखा के कवि सूफी संत थे। ठीक है, प्रेमाश्री शाखा के कवि सूफी संत थे। इन कवियों ने मुक्ति प्रेम को महत्व दिया। उन्होंने बतलाया कि प्रेम की साधना के लिए गुरु का सहयोग अनिवार्य है। उन्होंने यह बतलाया कि प्रेम की साधना के लिए गुरु का सहयोग अनिवार्य है। ठीक है, अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, प्रेमाश्री शाखा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर हमें दिया गया है प्रेम की पीर की व्यंजना अधिक है। प्रेम की पीर की व्यंजना अधिक है। प्रेमाश्री सूफी काव्य प्रबंधक है। थर्ड नंबर पर दिया गया है इनकी भाषा अवधी है। ठीक है, इनकी भाषा अवधी है। दोहा चौपाई की प्रधानता है। ठीक है, दोहा चौपाई की प्रधानता है। इन कवियों ने भारतीय लोक जीवन में प्रचलित कथाओं को अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कथानक में रूढ़ियों के प्रयोग हैं। कथानक में रूढ़ियों के प्रयोग है। भारतीय और ईरानी पद्धति का समन्वय है। ठीक है, भारतीय और ईरानी पद्धति का समन्वय है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना है। ठीक है, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना है। ठीक है, इसके प्रमुख कवि देख लेते हैं कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान, कासिम, नूर मोहम्मद और फाजिल शाह आदि। ठीक है।